वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, एलाइड एंगल्स के बारे में कि यदि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल 190 से ज्यादा होते हैं तो अपन उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप पे उसको डिस्कस कर लेना। ठीक, आज अपन को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी डोमेन एंड रेंज। ठीक है ना, कि जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, इनकी डोमेन क्या होती है और इनकी रेंज क्या होती है। तो पहले तो इन दोनों टर्म का मतलब समझो कि डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है। डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले यदि अपन डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट से। डोमेन का मतलब किससे है, इनपुट से। जैसे मान लो कोई अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स। अब इसके अंदर ये जो x लिखा हुआ है ये अपने पास क्या है, इनपुट है। इस x की अपन वैल्यू रखेंगे और इस साइन x को अपन ने किसके इक्वल मान लिया, y। जब अपन x की वैल्यू रखेंगे तब अपन को y की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो x है अपने पास, ये अपने पास कहलाता है इनपुट, मतलब इसकी वैल्यू अपन रखते हैं और इसको रखने पर जो y की वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं आउटपुट। क्लियर है ये चीज। तो डोमेन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपन x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं। अपन को ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी है जिसके कारण ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। क्लियर है ये चीज। और रेंज का मतलब अपने पास क्या होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट से, मतलब y की वैल्यू से। इनपुट रखने पर y की जो जो पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएंगी उसको अपन क्या बोलेंगे, उन सबके कलेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, रेंज बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे आपने शायद पढ़ा हो या सुना हो कहीं पे कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में रहती है। तो ये जो -1 से 1 है ये साइन एक्स की क्या कहलाएगी, अपने पास रेंज कहलाएगी। ठीक, और इसके अंदर अपन x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक अपन कोई भी एंगल रख सकते हैं इसके अंदर। हर किसी के लिए ये डिफाइंड होगा। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है ये सारी चीजें समझो कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 ही क्यों होती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। इन सब का रीजन क्या है, तो देखो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्वाड्रेंट बनाकर ये चीज समझी थी कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। क्लियर है ये चीज। अब जैसे अपन ने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस को अपन ने क्या बोला, बेस, और वाई एक्सिस को अपन ने क्या बोला, परपेंडिकुलर। मतलब जो भी अपन डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में मेजर करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, बेस, और जो भी डिस्टेंस अपन वर्टिकल मेजर करेंगे उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन ओरिजिन बोलेंगे। उसके बाद कन्वेंशन अपने पास क्या है कि ओरिजिन के राइट में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में अगर मेजर करते हैं तो नेगेटिव। सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हो तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे अगर मेजर करते हैं तो परपेंडिकुलर कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव। ये सारे कन्वेंशन लेके चलने हैं। अब क्या किया था अपन ने, एक अपने पास ऐसे वेक्टर लिया था और इसको अपन रोटेट कर रहे थे। अब इसको जरा पेन से समझे। जैसे अपन ने ये एक वेक्टर लिया और इसको अपन क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। मान लो रोटेट करते करते अपन इस पोजीशन पर ले आए। ठीक है कि नहीं है। और ये एंगल अपने पास क्या बन रहा है, मान लो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है कि नहीं। अब मान लो अपन को इस एंगल पर साइन की वैल्यू निकालनी है कि साइन 30 क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था तरीका कि अपन क्या करेंगे कि इस रेडियल वेक्टर के टिप से बेस पर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब अपन को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। ठीक है कि नहीं है। अपन ने स्केल लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करी, ये बेस में हाइपोटेनियस मेजर करी, दोनों का रेशियो निकाल के देखा तो कितना आएगा अपने पास, 1/2 के इक्वल आएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर देखो कि जब अपने पास एंगल 30 डिग्री है तो ये अपने पास बेस है और ये अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर। यदि मैं इसको घुमाते घुमाते और यहाँ पे ले आऊं, जैसे मान लो अब ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है अपने पास, 60 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना हो गया अपने पास, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेस जो है वो और छोटा हो गया, जो और परपेंडिकुलर जो है वो और बड़ा हो गया। मतलब देखो पहले परपेंडिकुलर ये था, अब परपेंडिकुलर और इंक्रीज हो गया। यदि अपन घुमाते घुमाते यहाँ ले आए, मान लो अपन ने 85 डिग्री कर दिया, तो 85 डिग्री करने पर परपेंडिकुलर जो है वो और इंक्रीज हो गया, बेस जो है वो और छोटा हो गया। ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे अपन 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बेस जो है वो क्या हो रहा है अपने पास, डिक्रीज हो रहा है, और ये जो अपने पास वेक्टर की लेंथ है ये क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो होगा वो हमेशा कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर है ये चीज, हाइपोटेनियस हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अब देखो घूमते घूमते जब अपन बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर आ जाएंगे तो बेस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इस पेन को कहां ले आऊं, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस पर, तो बेस क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर बेस कितना होगा अपने पास, जीरो के इक्वल। ठीक, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि बेस जो है वो जीरो के इक्वल है, बेस जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। और यहां पर अपन ने एंगल कितना कवर किया है, 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज, ये एंगल अपन ने कितना कवर किया, 90 डिग्री। अब चलो और घूमते घूमते आते हैं। अब यहाँ पे अपन और घूमते 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 आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, बेस वाली एक्सिस पर आ जाएंगे। अब बेस वाली एक्सिस पर क्या जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। तो बेस वाली एक्सिस पर अपन क्या बोलेंगे कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ठीक, और यहाँ पर अपन ने एंगल कितना कवर कर लिया है, 180 डिग्री, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 180 पे परपेंडिकुलर जीरो होता है, 90 पर बेस जीरो होता है। और इसको अपन घुमाते हैं, अपन ने एंगल कितना कवर कर लिया, शुरू से यहाँ तक 270 डिग्री कवर कर लिया। अब 270 डिग्री आने पर भी अपन परपेंडिकुलर एक्सिस पर हैं, तो बेस अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। और यहाँ पे जब दोबारा घूम के आएंगे, मतलब 360 डिग्री रोटेट कर लेंगे, तब अपने पास अगेन परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखो कि परपेंडिकुलर कहाँ पे जीरो हो रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 हो या 360 हो। अब 180 का मतलब हो गया पाई, 360 का मतलब हो गया 2 पाई। अब अगर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद दोबारा आप घूमते हो तो पाई एंगल और कवर किया, मतलब 3 पाई, 4 पाई। मतलब इन एंगल्स पर जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब अगर बेस की बात करें कि भाई बेस कहाँ पे जीरो होगा, तो बेस कहाँ जीरो हो रहा है, 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर। इसको यदि रेडियन में लिखें तो थीटा बराबर क्या, पाई अपॉन 2, है ना, 3 इंटू पाई अपॉन 2, या फिर 5 इंटू पाई अपॉन 2, एंड सो ऑन। अब इसमें पूछे हाइपोटेनियस कभी जीरो हो रही है क्या, हाइपोटेनियस कभी जीरो नहीं हो रही। हाइपोटेनियस एक्चुअली है क्या, ये जो अपने पास रेडियस वेक्टर घूम रहा है इसी की लेंथ तो है हाइपोटेनियस। अब ये जो घूम रहा है इसकी लेंथ कभी जीरो हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज। उसके बाद ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या, कि यदि अपन घूमते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और अपन ने इसकी टिप से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो बेस नेगेटिव लेना है और परपेंडिकुलर कैसे लेना है अपन को, पॉजिटिव लेना है। ठीक है कि नहीं है। अब इसकी हेल्प से अपन इन फंक्शंस की डोमेन भी लिखेंगे और इन फंक्शंस की रेंज भी लिखेंगे। क्लियर है ये चीज। ऐसा नहीं है कि ये आपको याद होना चाहिए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेन चीज जो याद होनी चाहिए वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहला अपने पास है क्या, साइन एक्स। सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स जो होता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, ये होता है अपने पास। अब ये चीज कब अनडिफाइंड हो सकती है, जब हाइपोटेनस जीरो हो जाए, ऐसा कोई एंगल हो जिस पे हाइपोटेनस जीरो हो जाए। यहां अपन ने देखा कि भाई ऐसा कोई एंगल नहीं है जहां पर हाइपोटेनस जीरो हो रहा हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि नहीं, इसके अंदर अपन x की सारी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर ये अनडिफाइंड हो जाए। तो साइन x की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन को इस तरीके से लिख देते हैं अपन, d फॉर डोमेन, f फॉर फंक्शन, फंक्शन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ x। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी एंगल रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब अपन को बात करनी है रेंज की। तो रेंज का मतलब है कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो आप देखो कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये मान लो अपन ने एक्स एंगल लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होगी, कि परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस से छोटा होगा। और जब अपने पास ये रेडियस वेक्टर घूमता हुआ बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर आएगा, तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो P इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू H। अपन को किसका रेशियो निकालना है, P अपॉन H का, तो H को डिनोमिनेटर में लेके आओ। तो P अपॉन H जो है ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। और P अपॉन H एक्चुअली है किसके इक्वल, साइन एक्स के इक्वल। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक।
अब 1 से तो छोटी है, लेकिन 1 से छोटी कहां तक हो सकती है? तो देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली दो साइड का रेशियो है, दो साइड का रेशियो है। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, जब परपेंडिकुलर 0 हो जाए। जब ये रेडियस वेक्टर घूमता हुआ बेस वाली एक्सिस पर आएगा तो उस समय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, और मैक्सिमम क्या जा रही है? 1। अब कन्वेंशन के कारण ये चीज याद रखो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव में जितनी वैल्यू अटेन कर रहा है उतनी की उतनी वैल्यू वो नेगेटिव में भी अटेन करेगा, ठीक है ना? क्योंकि अपने पास बेस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकती है उतनी, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो उतनी नेगेटिव भी हो सकती है। तो जैसे मान लो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हो गया 0, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव साइड में 1 से लेकर 3 तक वैल्यू एज्यूम कर रहा है, या 1 से 3 तक उसकी वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव में उसकी -3 से -1 तक वैल्यू 100% आएगी। अब ऐसा नहीं है कि दो साइड का रेशियो नेगेटिव आ रहा है, कन्वेंशन के कारण लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, कन्वेंशन के कारण ये कैसी आ रही है? वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कोई आपसे पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो दो साइड का रेशियो है, तो ये नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो नेगेटिव एक्चुअली साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं है, कन्वेंशन के कारण, कि अपने पास रेडियस वेक्टर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, उसके कारण से साइन और कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। टेन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपन ने ये देख लिया कि जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव में कहां से कहां तक वैल्यू अटेन कर रहा है? 0 से लेकर 1 तक। अब जब पॉजिटिव में 0 से 1 आ रही है तो नेगेटिव में कहां से कहां तक आएगी? -1 से लेकर 0 तक। तो पॉजिटिव में हो गई 0 से 1 और नेगेटिव में हो गई -1 से 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? -1 से लेकर 1। तो जो अपने पास साइन एक्स है उसकी ओवरऑल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर 1 तक होती है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? अभी अपन को इसके अंदर ग्राफ भी देखने हैं। अभी तो पहले डोमेन रेंज देख लो, उसके बाद इसके अपन ग्राफ देखते हैं। दोनों चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? स्कूल में क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटिशन में तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो साइन एक्स की आई थिंक डोमेन और रेंज समझ में आ गई होगी। दूसरा अपने पास क्या आ गया? कॉस एक्स। अब cos x की अपन को डोमेन रेंज निकालनी है। cos x की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके अंदर भी अपने पास क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है ना? मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 आ गया वो चीज अनडिफाइंड है, ठीक है ना? एनीथिंग अपॉन 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है अपने पास? नॉट डिफाइंड होता है। तो cos x दिस इज इक्वल टू b अपॉन h लिखा। अब इसमें भी अपन को पता है कि x कोई भी एंगल रखो, हाइपोटेनियस तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसकी भी डोमेन क्या निकल कर आएगी? ऑल रियल नंबर। अब अपन को रेंज निकालनी है। तो देखो, किसी भी ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस में भी क्या रिलेशन होगी कि बेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? cos x। तो cos x की वैल्यू जो होगी वो 1 या उससे छोटी होगी। अब 1 से छोटी कहां तक? 0 तक। तो पॉजिटिव में अगर 0 से 1 आ रही है तो नेगेटिव में -1 से 0 आएगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास cos x की? -1 से लेकर 1। क्लियर है ये चीज? तो cos x की जो डोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर, और रेंज जो है वो -1 से लेकर 1। cos की वैल्यू भी -1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। अब तीसरा अपने पास आता है y इक्वल टू टेन एक्स, है ना? टेन एक्स की अपन बात करें तो देखो, टेन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। यही पढ़ा है अपन ने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अपने पास? बेस आ रहा है। ये बेस अपने पास 0 हो सकता है। अभी अपन ने देखा परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर बेस क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब अपन एक्स वो एंगल नहीं ले सकते जहां पर बेस 0 हो रहा हो। और बेस 0 किस किस एंगल पे हो रहा था? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, या अपन इसको इन जनरल बोलें तो π/2 के ऑड मल्टीपल पर। π/2 के क्या है? ये ऑड मल्टीपल, 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2 एंड सो ऑन। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू, कुछ भी ले लो, ऑल रियल नंबर, बस इसमें से क्या माइनस कर दो? π/2 के ऑड मल्टीपल। तो इसका मतलब ऑड नंबर को तो 2n+1 या 2n-1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इवन नंबर को 2n से, ऑड नंबर को 2n+1 या 2n-1 से। तो 2n+1 इंटू π/2, जिसके अंदर n तुम्हारे पास क्या है? इंटीजर, ठीक है ना? अब n की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो ये एंगल कितना आएगा? π/2। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3π/2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5π/2,
नेगेटिव में रखो -1 रखोगे तो माइनस का π/2, -2 रखेंगे तो माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन। सारे रियल नंबर में से कौन से वैल्यू माइनस करनी है, जहां पर बेस जो है वो क्या होता है, 0 होता है। और बेस 0 कहां पे होता है अपने पास, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर, या मतलब अपन बोले इन एंगल्स पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि tan x की जो है वो रेंज क्या होगी। तो देखो अब tan x जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है ना। अब किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई ऐसी रिलेशन होती नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो अब इसमें देखो क्या अपन देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो बिल्कुल, अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 0, ठीक है ना। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या जा सकती है, तो देखो बेस अगर अपने पास एग्जैक्टली 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। लेकिन बेस अगर छोटा होता चला गया, मान लो बेस की वैल्यू है 0.0001, के परपेंडिकुलर अपने पास है मान लो 10 लाख, परपेंडिकुलर जो है अपन ने 10 लाख ले लिया, और बेस जो है वो 0.00000 जितनी मर्जी जाए, 0 लास्ट में 1, तो ये जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को। बहुत बड़ी वैल्यू है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यू, जिसको अपन नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब पॉजिटिव में यदि वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक मिल रही है, तो नेगेटिव में कहां से कहां तक मिलेगी, -∞ से 0 तक। इसका मतलब इसकी रेंज अपने पास क्या आएगी, -∞ से लेकर +∞, या इसी को अपन लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। तो tan x की जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, और इसकी जो रेंज है वो क्या है अपने पास, -∞ से लेकर ∞ तक। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ अपने पास आता है cot x। अब cot x किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 0 कहां पे होता है, बेस वाली एक्सिस पर, और बेस वाली एक्सिस पर एंगल्स क्या क्या थे अपने पास, पाई था, 2 पाई था, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, या अपन बोल सकते हैं पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। पाई का क्या कहलाएगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल। तो अपन क्या बोलेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसमें से वो एंगल हटा दो जहां पर परपेंडिकुलर 0 होता है, और परपेंडिकुलर 0 कहां पे होता है, n पाई पर, ठीक है ना। पाई रखने पे, 2 पाई रखने पे, 3 पाई रखने एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। अब इसकी रेंज की बात करें तो देखो इसकी रेंज में भी वही होगा, अगर बेस 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू तो 0 आ गई, और अगर परपेंडिकुलर 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसा अपने पास इसमें था ऐसे इसमें होगा कि अपने पास मिनिमम 0 आ सकती है, मैक्सिमम किसको अप्रोच कर सकती है, इनफाइनाइट को। कि बेस अपने पास 10 लाख हो जाए, परपेंडिकुलर ये आ जाए 0.0001, है ना, तो उस समय इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड में वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब पॉजिटिव में 0 से इन्फिनिटी है, तो नेगेटिव में -∞ से 0। तो इसकी भी रेंज क्या लिखेंगे अपन, -∞ से लेकर +∞। क्लियर है ये चीज। फिफ्थ अपने पास है कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स एक्चुअली किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है अपने पास, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वही एंगल हटाने पड़ेंगे जहां पे परपेंडिकुलर 0 होता है, और परपेंडिकुलर 0 कहां होता है वो भी अपन ने देखा। तो इसकी डोमेन क्या लिखेंगे कि भाई x की जगह कुछ भी एंगल ले लो, बस क्या मत लेना, n पाई मत लेना, क्योंकि n पाई रखने पर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और h/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब इसकी अपन रेंज की बात करें कि भाई इसकी रेंज क्या आएगी, तो अब इसमें अपन ऑर्डर रिलेशन लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को कंपेयर कर सकते हैं। अभी अपन ने लिखा था कि P जो है वो हमेशा H से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। जब अपन को sin x की रेंज देखनी थी तो अपन h को नीचे ले गए थे, क्योंकि अपन को P/h की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे अपन को h/p की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब P को अपन नीचे ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू h/p, और h/p की जगह क्या लिखोगे, कोसेक x। तो कोसेक x अपने पास क्या आ गया, 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 से ग्रेटर कहां तक जा सकती है वैल्यू, +∞ तक। 1 से ग्रेटर है ना, तो 1 से ग्रेटर कहां तक जा सकती है, +∞ तक। अब +∞ तक जा रही है, मतलब पॉजिटिव में तो वैल्यू मिल रही है 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब जब पॉजिटिव में 1 से लेकर इन्फिनिटी मिल रही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव में जितनी वैल्यू अटेन करेगा उतनी वैल्यू नेगेटिव में भी करेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव में क्या वैल्यू आएगी अपने पास, -∞ से लेकर -1। आप तो ये मान लो कि यहाँ पर आपने मिरर रख दिया, कांच रख दिया, तो इस पूरे की इमेज यहाँ पे बन जाती है पॉजिटिव की।
तो पॉजिटिव में 1 से इन्फिनिटी और नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी से -1। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1, क्लोज्ड यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा होता है कि ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस करो, -1 से 1 के बीच के नंबर, है ना। यहाँ पर -1 या 1 के बीच के नंबर तो नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो याद रखो कि कोसेक की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी नहीं हो सकती, -1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1 से छोटी मतलब यहाँ तक नहीं, 1 से जो -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, सिंपल। तो आप तो ये समझो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया अपने पास कोसेक एक्स। और लास्ट अपने पास आता है कौन सा, सेक एक्स। तो वो भी आप आसानी से लिख लोगे। सिक्स्थ अपने पास क्या है, सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या होगा अपने पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल। तो अब इसकी अपन को जब डोमेन लिखनी है तो बेस कहां पर 0 होता है, वही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो अपन क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, 2n + 1 π/2। कि एंगल x की जगह कुछ भी एंगल ले लो, डोमेन का मतलब x से होता है, तो x की वैल्यू कुछ भी ले लो, बस क्या मत लेना अपने पास 2n + 1 π/2। और यदि अपन इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी अपने पास क्या आएगी, तो वही रिलेशन लिखा अपन ने, ऑर्डर रिलेशन दोनों में, कि बेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। बी को नीचे ले गए तो यहाँ पर आ गया अपने पास h/b। तो h/b की जगह क्या लिखा, sec x। तो sec x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब पॉजिटिव में 1 से इन्फिनिटी, तो नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी से -1। तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, माइनस इन्फिनिटी से -1, क्लोज्ड यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है कि नहीं है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे पूरी 12th कर लेते हैं फिर भी उनको ये याद नहीं रहती है कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन और कॉस की तो याद रहती है, बाकी अपने पास टेन की, कॉट की, कोसेक की, सेक की, ये भूल जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। वीडियो को पॉज करके पीछे के पेज पे दोबारा पहले ये लिखो जरा, एक टेबल बनाना है ना, 3 कॉलम बनाना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। उसके बाद एक कॉलम में उनकी डेफिनेशन डोमेन लिखते जाना और दूसरे में उसकी रेंज लिखते जाओ। पहले आप वीडियो को पॉज करके ये बना के देखो और पहले इसको नोट कर लेना। चलिए, आपने अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप क्या करना, अगले 10-15 दिन तक रोज रात को सोने से पहले ये टेबल जो है लिख लिया करना, ठीक है ना। ये टेबल 10-15 दिन तक आप रोज बनाना, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं ग्राफ पर, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, ग्राफ एक्चुअली क्या बताता है, फंक्शन मतलब एक्स और वाई जो है ना उनके बीच में रिलेशन बताता है, किसके थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। तो ग्राफ एक्चुअली क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन का एक डायग्राम है, किसी भी एक्सप्रेशन का क्या है, डायग्राम। जैसे मान लो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि एक्स और वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हो, ax + by + c = 0। एक्स और वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हो, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आपने ये याद कर लिया कि एक्स और वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ कैसा होता है, अपने पास स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे ही अपन को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके ग्राफ याद रखने हैं। अब ग्राफ बनाने का एक्चुअल में तरीका क्या होता है, देखो जैसे मान लो अपने पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है कि 3x - का 2y + का 6 = 0, ये अपने पास इक्वेशन लिखी हुई है। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, मान लो अपन को ये पता ही ना हो कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या है, भगवान जाने। अपन कैसे बनाएंगे, अपन ने सबसे पहले देखो x अगर 0 रखा तो x 0 रखने पर y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3। तो x 0 और y 3, ये y एक्सिस पर आएगा पॉइंट, ये आ गया। अब अपन ने क्या किया, y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो x -2 और y 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास। अब अपन ने क्या करा, x की वैल्यू -1 रखी, x की वैल्यू -1 रखने पर क्या आएगा, -3 - का 2y + का 6 = 0। तो ये 2y जो है वो कितना आ गया, 3 के इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो x की वैल्यू -1 यहाँ कहीं होगी और 3/2 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट आ गया। अब अपन ऐसे x की कितनी वैल्यू रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। अपन x की इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, उस हिसाब से y की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, उन सभी को अपन क्या कर देंगे, यहाँ प्लॉट कर देंगे। अब उनके बाद प्लॉट करने के बाद उन सारे पॉइंट को मिला दोगे तो उसका ग्राफ बन जाएगा। अब अपने लिए तो ये संभव नहीं है कि अपन इनफाइनाइट वैल्यू रखें इसमें, है ना। अपन ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 10 वैल्यू रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका नेचर याद रखते हैं। जैसे अपन ने ये इसका नेचर याद रखा कि भैया ट्रिग्नोमेट ये एक्स और वाई में कोई लीनियर इक्वेशन लिखी है, हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा।
अपन ने सिर्फ अभी 3 पॉइंट लिखे बनाए और इसके बाद अपन को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो इन तीनों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये अपने पास इसका ग्राफ बन गया। इसी तरीके से बनाया जाता है कि भैया x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, उन सारे पॉइंट को मिला दो तो ग्राफ बन जाएगा, है ना। लेकिन अपन क्या है कि सारी वैल्यू रखते नहीं है, अपन को तो क्या है कि वैल्यू सिर्फ नेचर याद रखना है कि हाँ भैया स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है अगर x और y में कोई लीनियर इक्वेशन हो। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे कि मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है तो ये पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इस फॉर्म में है तो ये सर्कल होता है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ते जाओगे। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ग्राफ। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है रोज बना के। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, y इज इक्वल टू साइन एक्स की, ठीक है कि नहीं है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी वैल्यू ग्राफ बनाना है अपन को। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू ये तो अपन ने देख लिया भाई -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब y की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 1, y की हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी अपने पास -1, ठीक है कि नहीं है। अब x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 मतलब 0, ये आ गया, ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या है कि एक एक पॉइंट रख के नहीं बनाएंगे, क्या होगा जैसे अपन ग्राफ मैं बना के बता रहा हूं, आपको ये नेचर याद रखना है। जब अपन 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। आपने टेबल में देखा होगा कि 0, 30, 45, फिर 60 और फिर 90 क्या होती है वैल्यू इनकी, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और 90 कितना होता है 1। इसका मतलब अपन जब 0 से लेकर कहां तक होंगे 90 तक, तो वैल्यू क्या होगी अपने पास इंक्रीज होती जाएगी। तो 0 रखने पे तो 0 और 0 के बाद वैल्यू इंक्रीज हुई और इस तरीके से इंक्रीज होती है। अब ये हाईएस्ट वैल्यू कहां पर आएगी 90 डिग्री पर, तो ये वैल्यू जो है वो क्या है 1, ये किस पर मिल रही है अपन को π/2 पर, ठीक है कि नहीं है। अब π/2 पे ये हो गया, अब 1 से ज्यादा तो अब आगे जा नहीं सकती, तो अब क्या होगा डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो अब π/2 से लेकर कहां तक पाई तक, तो ये वैल्यू क्या होगी अपने पास अब डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज होने लगी। पाई रखने पर क्या हो जाएगी वैल्यू 0, साइन पाई कितना हो जाएगा अपने पास 0। तो देखो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। अब आगे की कहानी करते हैं, पाई से लेकर कहां तक 2 पाई तक। अब पाई से लेकर सबसे पहले तो अपन 3π/2 तक जाएं, तो अब क्या होगा कि वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि पाई से लेकर 3π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि वैल्यू डिक्रीज होगी और यहाँ पे कहां तक आएगी -1 तक। तो ये वैल्यू कहां तक आ गई अपने -1 और फिर -1 के बाद फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या 2 पाई आने पर कैसा हो जाएगा अगेन 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो पाई से लेके 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी है नेगेटिव, इसलिए वाई एक्सिस के नीचे है। वैल्यू 1 कब हो रही है π/2 पर और -1 कब हो रही है अपने पास 3π/2 पर। क्लियर है ये चीज। अब आपको ये सिर्फ नेचर याद रखना है कि ये अपने पास साइन का ग्राफ इस तरीके से लहराता हुआ बनता है, ठीक है कि नहीं है। अब जैसा ग्राफ अपने पास 0 से 2 पाई में बना है वैसा की वैसा क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई से 4 पाई में, क्योंकि 0 से 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस आप वहीं उसी पोजीशन पर आ गए, तो इसका मतलब अब आगे भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो अब इसका आगे अपन ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का ऐसा बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास किसका ग्राफ, साइन का, आगे भी और पीछे भी। क्लियर है ये चीज। तो ये आप साथ साथ ग्राफ बनाते जाना। यहाँ पे देखो ये कौन सी वैल्यू होगी -1 मतलब -π/2 पे, ये हो जाएगा माइनस का पाई, ये हो जाएगा अपने पास -3π/2। हो सकता है पहली बार में आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मैथमेटिक्स आगे सीखते जाओगे ये सब चीजें अपने आप अच्छे से याद हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। ये अगर आपको पहली बार आप देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, ठीक है ना। मैं अभी उतना ज्यादा डिटेल में आपको ये बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपन को क्या है कुछ भी एट लास्ट क्या याद रखना पड़ता है ग्राफ। मैंने ये ग्राफ कैसे बना, क्या आया, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, इस सब का पूरा लॉजिक है। लेकिन वो समझाने का आपको अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट लास्ट हमें याद क्या रखना है, ग्राफ याद रखना है। इसके अलावा हमें कोई बात याद नहीं रखनी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन को क्या मतलब जो अपन ने डोमेन रेंज पढ़ा उसमें क्या याद रखना है, उनकी डोमेन और रेंज कैसे आई कहाँ से आई उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेरिवेशन उसका भूल जाओगे, या डेरिवेशन तो क्या बोला है मतलब जो समझाया है कि ये कैसे होती है, इसकी साइन की वैल्यू -1 से 1,
ये अगर भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेनली क्या याद होनी चाहिए, उसकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सेकंड अपने पास आता है y इज इक्वल टू किसका, cos x का, y इज इक्वल टू cos x। अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाएंगे तो cos की वैल्यू भी अपने पास क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी जो है वो -1 से 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करता रहेगा, -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। अब इसमें देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो इसके अंदर 0 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी 1, ये है अपने पास y इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू -1। अब जब अपन 0 से कहां तक जाएंगे π/2 तक, तो 0 से π/2 में अब क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि आपने देखो देखा था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब अपन 0 से 90 की तरफ जा रहे थे तो बेस क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है और परपेंडिकुलर इंक्रीज होता जाता है, इसलिए अपने पास साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है जब अपन 0 से कहां जाते हैं 90 की तरफ, और बेस अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कॉस की वैल्यू क्या होगी, अपने पास डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब अब जब अपन 0 से आगे π/2 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां तक तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अब π/2 से कहां पे है, पाई तक, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव है इसलिए ग्राफ क्या आ जाएगा, अपने पास नीचे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ये अपने पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये π/2 है, ये पाई, cos पाई की वैल्यू -1। अब पाई यहां पहुंचने के बाद ग्राफ फिर से क्या करेगा, अपने पास इंक्रीज करेगा, ग्राफ जो है फिर से इंक्रीज करेगा, लेकिन y की वैल्यू जो रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो ये हो गया अपने पास क्या 3π/2, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद अपने पास फिर आगे बढ़ा तो ये हो गया अपने पास क्या 2π, 3π/2 से 2π तक वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा अपने पास x एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो 0 से 2π तक ऐसा बन गया। अब मैंने बताया जैसा 0 से 2π में आगे भी वैसे ही बनता जाएगा, तो बस आगे भी ऐसा बनाते चले जाओ। तो इसका ग्राफ भी जो है वो कैसा बनता है, sin x के जैसा लहराता हुआ यही बनता है, अपने पास सांप होता है ना ऐसे लहराता हुआ जाता है, वैसे ही अपने पास साइन और कॉस के ग्राफ होते हैं, बस साइन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होता है, कॉस का ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास आता है y इज इक्वल टू 10x का। नेक्स्ट अपने पास है तीसरा y इज इक्वल टू क्या 10x। अब देखो 10x के केस में जो डोमेन है फंक्शन की वो क्या है, अपने पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, मतलब अपन क्या एंगल नहीं ले सकते, π/2 नहीं ले सकते, 3π/2 4π/2 ये सब नहीं ले सकते। अब इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा बनेगा, ये मैं लाइन बना दे रहा हूं, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू π/2, ठीक, फिर ये है अपने पास x इक्वल टू 3π/2, आगे और भी बनती जाएंगी। यहां पर अपन ने बनाया x इक्वल टू -π/2, यहां पर x इक्वल टू माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन। अब π/2 3π/2 बीच में यहाँ पर क्या आएगा पाई, यहाँ पर बीच में क्या आएगा -पाई, है ना, इस तरीके से बना लिया। अब देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखोगे तो 10 0 कितना 0, ये आ जाएगा। अब 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर जाएगा ग्राफ, तो अपन ने ये ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिया। अब ये याद रहे कि ये इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो लाइन आपको दिख रही है, मैं थोड़ी डार्क कर दे रहा हूँ, ये जो आपको लाइन दिख रही है कौन सी, x इक्वल टू π/2, इस लाइन को कहीं भी ये टच नहीं करेगा, ये अपन बोलते हैं या मान सकते हैं कि ये इस लाइन को कहाँ जाके टच कर रहा होगा, इनफाइनाइट पे। ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो लगातार कम होती जाएगी, लेकिन ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, कहाँ जाके टच कर रहा होगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है कि नहीं है। सिमिलरली अब अगर अपन -π/2 से 0 तक बनाए तो -π/2 से 0 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब x एक्सिस के नीचे बनेगा ग्राफ, तो x एक्सिस के नीचे अपन ने ये बना दिया। अब ये भी इस लाइन को कहाँ जाके टच करेगा, इनफाइनाइट पे। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू -π/2 वाली, ठीक है ना, ये ग्राफ बन गया। अब 10 के केस में जैसा ये ग्राफ बनाए ऐसे ही अपने पास आगे बनता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब अपन यहाँ बनाएंगे तो देखो π/2 से लेके π/2 से लेकर पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव, तो x एक्सिस के नीचे, और पाई से लेके 3π/2, तो पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव ऊपर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बनाते जाओ, ये बना लिया अपन ने।
तो इस टाइप के लूप जो है अपने पास बनते जाएंगे। तो ये किसका ग्राफ हो गया अपने पास, 10x का। यदि 10x का समझ में आ गया है तो कॉट का भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फोर्थ, y इज इक्वल टू क्या, कॉट x, और इसकी डोमेन अपने पास क्या होती है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ये होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। अब इसके अंदर जैसे 10 के अंदर अपन ने कौन सी लाइन बनाई थी, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इसके अंदर क्या होगा, x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई वाली लाइन बनाएंगे। तो ये तो हो गई x इक्वल टू 0 y एक्सिस। उसके बाद ये अपन ने लाइन बनाई x इक्वल टू पाई, फिर ये x इक्वल टू 2 पाई, नेगेटिव साइड बना लेते हैं x इक्वल टू माइनस पाई एंड सो ऑन, ये बनता जाएगा। अब देखो ये 0 है, ये 0 है, ये अपने पास है पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा। और पाई बाय 2 से पाई तक ये कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, ये इन लाइन को कहां जाके टच कर रहा होगा, इनफाइनाइट पे। अब जैसा 0 से पाई में बना है वैसा की वैसा पाई से 2 पाई में बनेगा। पाई से 2 पाई के बीच में क्या आएगा, 3 पाई बाय 2, तो ये ग्राफ भी इसी तरीके का बनेगा। पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है ना, ये अपने बन गया। अब जैसे यहाँ पे लूप बने ऐसे पीछे भी बनेंगे। ये अपने पास हो गया माइनस पाई, ये हो गया अपने पास माइनस पाई बाय 2। एक और बनाना चाहो तो एक और बना लो, इस टाइप का ग्राफ बनता जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया अपने पास, कॉट का ग्राफ हो गया, ठीक है कि नहीं है। ये 10 का ग्राफ है और ये कॉट का। इसमें अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप तो ये समझ लेना 6 फोटो हैं, इनको याद रखना है अपन को। साइन कॉस टेन कोसेक कॉट है ना, इनकी अपन को फोटो याद रखनी है कि कैसा ग्राफ होता है इसका। आपको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सर आप ये क्या करते आ रहे हो, कैसे बनाते जा रहे हो, ये हमेशा ऐसे ही क्यों बन रहा है, ये जो है वो ऐसे क्यों नहीं बन रहा है, इन सब का रीजन है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इन सभी का रीजन होता है, एक एक चीज का रीजन है, लेकिन अभी इस स्टेज पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप तो अभी इसको क्या करना, सिर्फ ये समझ लेना कि ये डायग्राम है जो हमें रटने हैं। जैसे 10th में साइंस में रटते हो ना, बायोलॉजी के डायग्राम होते थे अपने पास, केमिस्ट्री में अपने पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग के जो होते हैं अपने पास उसके डायग्राम होते हैं, फिजिक्स में अपने पास लेंस वगैरह के डायग्राम होते हैं, ऐसे आपको डायग्राम याद करने हैं ये। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कोसेक और फिर सेक। ये बहुत ही ज्यादा सरल है, सरल इन द सेंस याद रखना बहुत सरल है। फिफ्थ अपने पास है y इज इक्वल टू कोसेक x, ठीक है ना। अब कोसेक की वैल्यू क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अपने पास n पाई, है ना। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट परपेंडिकुलर 0 होता है ना, तो परपेंडिकुलर 0 का होगा बेस n पाई पे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका देखो ग्राफ कैसा याद रखेंगे। जैसे साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती होती है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले तो -1 और 1 की लाइन बना लें। ये हो गया y इक्वल टू -1, ये हो गया अपने पास y इक्वल टू 1। साइन का जो ग्राफ होगा वो इन्हीं के बीच में लहराता रहेगा, है ना। तो साइन का ग्राफ जो है वो डॉटेड लाइन से बना लेते हैं अपन। ये साइन का ग्राफ हो गया, ये साइन का ग्राफ हो गया, है ना। ये अपने पास कौन सा पॉइंट था, 0, ये अपने पास क्या था पाई, ये क्या था अपने पास 2 पाई, ये अपने पास क्या था पाई बाय 2। अब कॉस जो है, सॉरी कोसेक जो है वो कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर। तो जैसे अपन ने टेन और कॉट के लिए लाइन बना ली थी, ऐसी लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बना ली अपन ने, अपनी बुकलेट में भी ये अच्छे सही से डायग्राम बने हुए हैं, उनको देख लेना। बोर्ड पर तो जैसे बन पाते हैं वैसे ही बनाते हैं। अब अपन को इसका कोसेक का ग्राफ बनाना है, तो देखो कोसेक की जो वैल्यू है वो अपन ने क्या बोला, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, यही होती है अपने पास। अब अपन को क्या करना है कि कोसेक का ग्राफ बनाना है, तो बस क्या करो, जैसे देखो 0 से लेकर पाई में, 0 से लेकर पाई में ये साइन का है,
इसी का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो अपन क्या करते हैं, इसी का रेसिप्रोकल। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसी बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो ये अपने पास कोसेक का पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ बना हुआ है, तो नीचे वाले की इमेज यहाँ नीचे बन जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अब ऐसे ही अपने पास यहाँ नीचे बना हुआ है, नीचे वाले की इमेज ऐसे ही नीचे बना दी। ऊपर बना हुआ है, ऊपर वाले की इमेज अपन ने ऊपर बना दी। इस तरीके से बनाते चलेंगे तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा अपने पास, कोसेक का। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है कि अपने को साइन का ग्राफ पता है, अब अपन को कोसेक का बनाना है, तो अपने को क्या करना है, हर एक लूप की मिरर इमेज बनाती आनी है, बनानी है। अगर अपने पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये ऊपर बना दो, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नीचे। और कोसेक की वैल्यू अपन जानते हैं -1 से छोटी नहीं हो सकती, सॉरी बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी। तो देखो 1 से ऊपर रहेगा, -1 से नीचे रहेगा। क्लियर है ये चीज। तो ये बन गया अपने पास किसका ग्राफ, कोसेक का। और सेम किसका बनाओगे आप, सेक का। अब ये मैं आपको के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। सेक का आपको ग्राफ बनाना हो तो पहले क्या करना, कॉस का ग्राफ बनाना। कॉस के में भी ऐसे लूप आते हैं, जो ऊपर आ रहा हो लूप उसकी मिरर इमेज ऊपर बन जाएगी, जो नीचे आ रहा होगा उसकी मिरर इमेज नीचे बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। किताब में अपने अच्छे से दे रखे हैं, है ना। इसको देखना किताब में, एकदम बढ़िया डायग्राम तुम्हें बन जाएंगे। और खुद प्रैक्टिस करना, आपको तो अभी रटना है कि हाँ इस टाइप का ये डायग्राम होता है। और मेन चीज ये लेबलिंग जरूर याद रखना है कि किस पॉइंट पे कौन सा एंगल होता है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये कहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से नोट करें और सेक का ग्राफ भी बनाने की कोशिश करें जरा। चलिए, अब इस पे एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वैसे इन जनरल स्कूल वगैरह में तो कम ही पूछते हैं ग्राफ वगैरह पे, है ना। सिंपल ये दे देते हैं कि साइन का ग्राफ बनाओ, कॉस का ग्राफ बनाओ। अब जैसे मान लो जो डोमेन रेंज पढ़ी उस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा छोटा से अपन एग्जांपल ले रहे हैं। लिखा हुआ है कि y = 3 sin x + 4। बोला कि इसकी रेंज बताओ, मतलब 3 sin x + 4 जो है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक है ना। अब अपन कैसे शुरुआत करें, इसकी रेंज बतानी है अपन को। तो देखो अपन कहां से शुरुआत करेंगे, sin x जो है, sin x की वैल्यू अपन ने देखा कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 1 तक। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि sin x जो है वो -1 से 1 तक होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है 3 sin x, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 sin x की वैल्यू -3 से लेकर कहां तक, +3 तक, ठीक है ना। अब इसके अंदर 4 ऐड करना है, तो 3 sin x प्लस का 4, ये आया अपने पास 3 + 4 7, और यहाँ आ गया अपने पास -3 + 4 दैट इज 1। और 3 sin x + 4 किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 से लेकर 7। तो आपसे पूछे कि बताओ 3 sin x + 4 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस स्कूल में पूछे आते हैं, और बाकी कंपटीशन में तो कैसा भी आ सकता है। तो उसके लिए और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है कि y = 1/4 sin x - 1, 4 sin x - 1, या 4 sin x + 7। इसकी वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होगी, या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अब इसकी शुरुआत भी यहीं से करेंगे, या चलो यहाँ साइन की जगह अपन क्या कर लेते हैं, कॉस कर लेते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, कहां से शुरुआत करेंगे कि सिंस cos x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर कहां तक होती है, अपने पास 1 तक होती है। तो 4 cos x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आएगी, अपने पास -4 से लेकर +4, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अपन को +7 और करना है, तो 4 cos x प्लस का 7। तो जब +7 करोगे तो -4 और +7, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर अपने पास 4 + 7 कितना हो जाएगा अपने 11, ठीक है कि नहीं है। अब इसका क्या करें अपन, रेसिप्रोकल, यहाँ रेसिप्रोकल है ना, 1 करके लिखा है। तो अब देखो दोनों साइड यदि पॉजिटिव नंबर है और रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इनइक्वालिटी को क्या करो, चेंज कर दो। एक साइड नेगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है, तो फिर दिक्कत होती है ना। उसको अलग तरीके से किया जाता है। दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, रेसिप्रोकल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, लेकिन बस क्या करना है, इनइक्वेशन का साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4 cos x प्लस का 7, ये वैल्यू 1/11, और ये आ जाएगी अपने पास 1/3, ठीक। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल था, y के इक्वल।
तो y की वैल्यू अपन देख रहे हैं कि 1/11 से लेकर 1/3 तक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/3, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/11। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा अपन अच्छा बनाना चाहें कि क्वाड्रेटिक लिखी हो इस टाइप की कि 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos x प्लस का 4, बोलो इसकी रेंज बताओ, है ना। इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं पूछे जाएंगे। इस टाइप की अगर जरूरत पड़ेगी तो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो इसको चलो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास डोमेन रेंज का अपन को याद रखना है, ये आगे क्वेश्चंस में काम आती है ना। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले आज के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको नेक्स्ट टर्म तक याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड अपन आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या फॉर्मूलेस काफी आएंगे, तो मैं आपको हर लेक्चर पे कुछ फॉर्मूले दिया करूंगा जो अगले लेक्चर तक आपको याद रखने हैं। तो आप देखना अपनी बुकलेट में पेज नंबर 9 पे लिखा होगा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, ठीक है ना। मतलब दो एंगल के सम या डिफरेंस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। दो एंगल हैं ए और बी, इनके सम या डिफरेंस का अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो अब ये फॉर्मूले जो दे रहा हूं इसको अपन को आपको नेक्स्ट टर्म तक याद रखना है। नेक्स्ट टर्म पे अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इनका यूज कैसे करते हैं। पहला अपने पास क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और इनकी जरूरत होती क्यों है वो भी अपन आगे देखेंगे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है कि नहीं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, अपन को 60 पे पता है, 90 पे पता है, 75 पे पता है क्या, नहीं। तो अब साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, तो अब 75 को अपन ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर लेते हैं जिस पर अपन वैल्यू जानते हो। तो 75 को अपन लिख सकते हैं क्या, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं या नहीं। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी। तो साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा अपने पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये लिख लिया अपन ने। अब 30 और 45 पे तो वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू रख देंगे तो अपन को साइन 75 की वैल्यू पता लग जाएगी। क्लियर है जी। दूसरा अपने पास आता है साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब देखो साइन ए माइनस बी में क्या किया अपन ने, यहाँ प्लस बी की जगह माइनस बी कर दिया, तो जब यहाँ माइनस बी कर दिया तो यहाँ भी माइनस बी कर दो। अब जब कॉस माइनस बी लिखोगे तो कॉस तो क्या करता है, माइनस खा जाता है, तो कॉस माइनस बी कॉस बी रहेगा। तो ये आएगा अपने पास क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पर अपन b की जगह माइनस बी रखेंगे तो साइन माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये हो गया अपने पास साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट अपने पास है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। एक बार में आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते याद होंगे, है ना। अभी तो आप कोशिश करना 2-4 बार लिख के देखना नेक्स्ट टर्म तक, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे और पक्के होते जाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो साइन के फॉर्मूले में एक टर्म साइन की होती है, कॉस की होती है, और प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। कॉस के केस में दोनों कॉस होंगे और फिर दोनों साइन होंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास माइनस। फोर्थ कॉस ए माइनस बी अगर लिखा है, ए माइनस बी, तो पैटर्न वही रहेगा, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, फिर दोनों साइन। अब यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। याद रखने के तरीके हैं और कुछ नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है, ये याद रखने के तरीके हैं बस। फिफ्थ अपने पास आता है tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, देखो tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का ये फॉर्मूला रख देंगे अपन। ऊपर नीचे कॉस a कॉस बी से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा tan a प्लस का tan b
होल अपॉन 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना, टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और सिक्स्थ अपने पास है टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यहां भी बी की जगह माइनस बी हो गया, तो यहां भी बी की जगह क्या कर दो, माइनस बी कर दो। तो ये आ जाएगा अपने पास टेन ए माइनस का टेन बी होल अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है ये चीज? तो फॉर्मूले तो और भी लिखे हुए हैं अपने पास, लेकिन अभी आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। क्वेश्चंस करने से और पक्के होते जाएंगे ये फॉर्मूले। और आज जो आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ अगर समझ में आए हो तो अच्छी बात है। वैसे मैं बताऊं कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया नहीं है उसको, है ना, क्योंकि मैं अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। जिसको काफी चीजों की नॉलेज होती है, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, उनको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ज्यादा चीजें पता नहीं है तो अभी मैंने ऊपरी ऊपरी समझा दिया है। अभी आप सिर्फ वैसे याद रख लो ये इनके डायग्राम होते हैं, है ना। कॉपी पे इसको बना के देखना, फॉर डोमेन रेंज लिखना, और ऐसी ये काम आप कम से कम हफ्ते 10 दिन तो करना। हफ्ते 10 दिन करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अभी ये 6 फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे और भी फॉर्मूले आते जाएंगे, कम से कम 20-25 फॉर्मूले आएंगे। तो ये मत सोचना कि इकट्ठे लास्ट में सब याद करेंगे। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे याद करते जाओ, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो याद भी हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। अभी शुरू शुरू में थोड़े छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, है ना, 50 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे के लेक्चर नहीं बना रहे, क्योंकि आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो। 10th से 11th में जब आते हैं तो काफी चेंजेस आते हैं। 10th की मैथ्स बिल्कुल अलग है, 10th से 11th में एकदम से लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं आपको, लेकिन जितना बताते आ रहे हैं उतना अच्छे से याद करते जाना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।